साथियों नमस्कार, मैं आदम हुसैन एडम्स एकेडमी जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज अपन इन्फ्लेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इन्फ्लेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम में दोनों में फर्क होता है बच्चों। आज अपन इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे हेडिंग डाल लेना, इन्फ्लेशन को ध्यान से समझना। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको आसान शब्दों में, आसान विचारों में चर्चित करके खत्म करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हालांकि मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन में अपने को कुछ टर्म्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, स्क्यू इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत सारी टर्म्स भी पढ़ने पड़ेगी। उसके बाद में इन्फ्लेशन को मापने के सूचकांक क्या होते हैं, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। उसके बाद में अपन और भी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक के साथ साथ अपन देखते रहेंगे और आसान तरीके से टॉपिक को खत्म करते हैं। सारे बच्चे इन्फ्लेशन की हेडिंग डालना दोस्तों। इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। आप इस चार्ट के माध्यम से समझना। मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची है, ये है अपनी बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेस लाइन बोलते हैं। और इधर मैंने लिखा सामान्य कीमत स्तर। क्या लिखा बच्चों? सामान्य कीमत स्तर। अब देखिए दोस्तों, सामान्य कीमत स्तर के अंदर मैंने माना 100। अब ये बेस लाइन खींची है मैंने यहाँ पे। अगर सामान्य कीमत स्तर से अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये लाइन ऊपर ना जाके ये लाइन नीचे की ओर आई तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन बोलेंगे। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इन्फ्लेशन बोलेंगे। अगर ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उपाय क्या होता है? इसको डिसइन्फ्लेशन कर दो, मतलब इसको नीचे के लिए ले आओ। और अगर डिफ्लेशन को रोकने के लिए उपाय क्या है? इसको रिफ्लेशन कर दो, मतलब ऊपर की तरफ भेजना, रिफ्लेशन करना। इसका मतलब इन्फ्लेशन की कमी को दूर करने के लिए डिसइन्फ्लेशन का यूज किया जाता है और डिफ्लेशन को खत्म करने या इसका उपाय करने के लिए रिफ्लेशन का यूज किया जाता है। आगे अपन इसको विस्तार रूप से देखेंगे, इनका क्या क्या यूज होता है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है सामान्य कीमत स्तर से अगर कोई चीज ऊपर की तरफ ग्राफ में शो हो रही है उसको अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है सामान्य कीमत स्तर से जब किसी वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए उसको अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात यहां से ध्यान रखना कि सामान्य कीमत स्तर से ऊपर जब किसी वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उसको अपन इन्फ्लेशन बोलेंगे। मतलब एक प्रकार की महंगाई हो रही है। महंगाई को प्रदर्शित करता है इन्फ्लेशन और मंदी को प्रदर्शित करता है अपने डिफ्लेशन। इस बात को भी ध्यान रखना दोस्तों। अब आइए दोस्तों आगे, हालांकि मैंने सारी बातें यहाँ पे बता रखी है। सामान्य कीमत स्तर की तुलना में जो वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, सामान्य कीमत स्तर की तुलना में जो वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? महंगाई बोलेंगे। महंगाई मतलब मुद्रास्फीति कहेंगे अपन। इन्फ्लेशन का दूसरा नाम क्या होता है? महंगाई। ठीक है। अब देखिए आगे, जब वस्तु व सेवाओं के दाम कीमत से नीचे चले जाते हैं तो इसे मंदी कहेंगे। मतलब ये ग्राफ जो नीचे की तरफ शो हो रहा है ना अपना, ये ग्राफ नीचे की तरफ शो हो रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? मंदी। और ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ शो हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? तेजी। मतलब एक प्रकार की वस्तु तथा मूल्य में महंगाई पैदा करना, उसको अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और मंदी को अपन क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बातों को ध्यान रखना। जब वस्तु और सेवाओं के दाम कीमत से नीचे चले जाते हैं तो इसे मंदी कहेंगे। क्या बोलेंगे? मंदी कहेंगे। और इंग्लिश में इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, आपको जितनी इंग्लिश टर्म याद होगी आपको उतना ही फायदा मिलेगा। अगर हिंदी में टर्म याद करोगे तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे। आपको इंग्लिश में याद रखना है। ऊपर की तरफ सामान्य कीमत स्तर से जब वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो उसको अपन इन्फ्लेशन बोलेंगे। जब वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य घटता है तो उसको अपन डिफ्लेशन बोलेंगे। दोनों बातें समझ में आ गई। और जब भी आप इन्फ्लेशन का उपाय सोचोगे तो उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब भी आप डिफ्लेशन का उपाय सोचोगे तो उसे अपन रिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ड्स अपने को ध्यान में रखने हैं। मंदी की स्थिति से, देखो यहाँ पे आगे ना, मंदी की स्थिति से उबरने के लिए सामान्य कीमत स्तर से वापस उठने के लिए रिफ्लेशन शब्द का यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपको पता भी है, इस मंदी से वापस उठने के लिए कौन से शब्द का यूज करोगे? रिफ्लेशन शब्द का यूज करोगे। कौन से शब्द का यूज करोगे?
रिफ्लेशन शब्द का यूज करोगे। ठीक है, आपको एग्जाम में सीधा ही पूछ लेगा कि मंदी से उठने के लिए आप कौन से शब्द का या फिर किसका इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। तो आपको क्या यूज करना है, रिफ्लेशन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हालांकि इसका अर्थ देखिए, अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो। क्या हो, निरंतर वृद्धि हो, मतलब वृद्धि हो ही रही है, बार बार निरंतर वृद्धि हो रही है, तथा मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी हो। मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी हो, मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी हो, मतलब क्रय शक्ति में कमी हो, तो इस समय आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। बोलते हैं ना कि इसके तुलना में क्या होगा, मांग अधिक होगी। बोलते हैं अपने के पास मतलब पैसा बहुत हो चुका है, पैसा मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई अपने पास में, तो अपन ये खरीद ले, वो खरीद ले, सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त क्या हो जाएगा, अपने मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, मार्केट में कमी पैदा हो जाएगी। तो उसी वजह से क्या होती है, मांग बढ़ जाती है और उसकी बजाय सप्लाई कम हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन की स्थिति में डिमांड बढ़ जाती है बजाय सप्लाई के, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, पंजाब में बाढ़ की स्थिति के कारण जिसकी वजह से टमाटर व लहसुन की क्षति हो गई और आपूर्ति बाधित होने से टमाटर व लहसुन की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जब भी कोई चीज़ की कमी, शॉर्टेज बचती है, तो ध्यान रखना उसमें मूल्य में वृद्धि होती है और उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, और महंगाई पैदा होती है। और महंगाई को अपन क्या बोलेंगे, महंगाई को अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, महंगाई को क्या बोलेंगे अपन, इन्फ्लेशन बोलेंगे। आगे देखिए, अब मुद्रास्फीति से होने वाला लाभ किसको होगा और हानि किसको होगी। देखो, उत्पादक, जब भी उत्पादक का मतलब क्या है, जब भी किसी भी चीज में, जब उत्पादक को चीज को, वस्तु को पैदा करेगा, उत्पाद करेगा, तो आपको पता है कि जब इस चीज की महंगाई, जब इस चीज की कीमत बढ़ेगी, तो आपको पता है उत्पादक को क्या होगा, फायदा होगा। और उपभोक्ता को वो चीज महंगी खरीदनी पड़ेगी, तो उससे उपभोक्ता क्या होगा, नुकसान होगा। अच्छा, आगे देखिए, ऋण ग्रही को लाभ होगा और ऋणदाता को नुकसान होगा। परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होगा और स्थिर आय वर्ग को नुकसान होगा। अब कैसे, वो देखिए आगे। हाँ जी, अब एक तो स्थिर आय होती है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी रोज की 100 रुपए की इनकम है। कितने रुपए की इनकम है, 100 रुपए की इनकम है। अब मेरी 100 रुपए की इनकम है और महंगाई बढ़ गई, तो जिससे मेरे को क्या हो जाएगा, हानि होगी। और परिवर्तनशील आय में जैसे मेरी आय बढ़ती रहती है, चाहे महंगाई बढ़ जाओ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे अपने को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। परिवर्तनशील आय में क्या होता है कि आय अपनी बढ़ती रहती है, तो उसको अपन एक प्रकार से लाभ बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है मुद्रास्फीति का टर्म। जब भी किसी वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए, उसको अपन मुद्रास्फीति बोलेंगे, और जब भी किसी वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में कमी हो जाए, तो उसको अपन डिफ्लेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, डिफ्लेशन को रोकने के या फिर इसके उपाय होते हैं, उसको रिफ्लेशन करना, और इन्फ्लेशन का उपाय होता है डिसइन्फ्लेशन करना। ठीक है, ये 4 वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति की परिस्थितियां। अब अपन सिचुएशन पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति में आखिर होता क्या क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जिससे क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि आज मेरे पास पैसा ही पैसा है, बोलते हैं पैसा पैसा पैसा, सब कुछ पैसा, बहुत पैसा है, अपन लग्जरी गाड़ी खरीद लेते, सब कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन रुपए की तो, मूल्य की तो कमी हो गई ना, मतलब मूल्य तो गिर गया ना, उसकी कदर तो नहीं रही ना। कोई भी चीज़ एक मन में रहती है। जब अपन बचपन में होते थे तो अपन ये सोचते थे कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, उस वक्त उस चीज़ की वैल्यू होती थी। और जब खरीदने के बाद में उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहता। इसलिए बोलते हैं कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज कोई भी चीज़ महंगी हो, अपन उसको खरीद लेते हैं, हालांकि अपने पास और भी पैसा पड़ा है, और भी खरीद लेते हैं, और भी पैसा पड़ा, दूसरी भी चीज़ खरीद लेते हैं, तो अपने को होश हवस नहीं रहता। इस वजह से क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, अपन मुद्रा की कदर ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। हालांकि मुद्रा की मात्रा तो खूब है अपने पास में, मुद्रा की मात्रा वृद्धि हो रही है, लेकिन मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि समग्र मांग में वृद्धि हो जाती है, पूरी टोटल मांग में वृद्धि हो जाती है। समग्र मांग में क्या हो जाती है, एक साथ लोगों की मांग बढ़ जाती है, और जिस वजह से क्या होता है कि मांग बढ़ने से नॉर्मल सी बात है, पूर्ति कम होगी, कमी आ जाएगी पूर्ति में। इसलिए ये सब के सब रीजन किस चीज़ के हैं, इन्फ्लेशन के।
आगे देखिए, वस्तु का मूल्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वस्तु का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे टर्म आपको याद रखने हैं। ये किस चीज में कब होता है, मुद्रास्फीति के अंदर परिस्थितियों में क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, समग्र मांग वृद्धि हो जाएगी, समग्र पूर्ति कमी हो जाएगी, वस्तु के मूल्य में नॉर्मल सी बात है वृद्धि हो जाएगी। अब एक टर्म आता है समग्र मांग। समग्र मांग क्या होती है, एक साथ कई लोगों की मांग। एक देखो, एक अकेले व्यक्ति मांग के से फर्क नहीं पड़ता मुद्रास्फीति। समग्र मांग कई एक साथ लोगों की मांग और निरंतर वृद्धि या निरंतर कमी, ये सारी चीजें इन्फ्लेशन में काउंट की जाती हैं। अब अर्थ देखिए दोस्तों, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य सामान्य कीमत स्तर की तुलना में अधिक हो जाता है, अभी बताया था, जब भी किसी वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो अर्थात वस्तु तथा सेवाओं की मांग उनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो, तो उस स्थिति को सभी को अपन क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति की स्थिति कहेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। एक तो वस्तु तथा सेवाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें बोला गया है कि मांग अधिक, मांग क्या अधिक, किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, तो उसको अपन मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि मांग ज़्यादा होगी पूर्ति से, पहली बात ये मुद्रास्फीति को संकेत करेगा। दूसरी बात, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, दूसरी बात, ये दोनों बातें किसको प्रदर्शित करती हैं, मुद्रास्फीति को प्रदर्शित करती हैं। आगे देखिए दोस्तों, साधारण शब्दों में जब अर्थव्यवस्था में, एक सेकंड, हाँ जी, साधारण शब्दों में जब अर्थव्यवस्था में महंगाई का बढ़ जाना मुद्रास्फीति का, सामान्य तौर पे यही बात है कि जब तेजी आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, उसको अपन मुद्रास्फीति बोलते हैं, और जब मंदी आ जाती है उसको अपन डिफ्लेशन बोलते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई दोस्तों यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सारी समझ में आ गई। आइए एक चार्ट देखते हैं। आपको पता है समग्र मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, समग्र मांग समग्र पूर्ति की बजाय ज़्यादा होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब कमी देखने को मिलेगी। ये अपना मुद्रास्फीति है। अब दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में कमी, समग्र मांग वृद्धि, समग्र पूर्ति कमी, और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ये सारी की सारी बातें किसको शो करती हैं, ये करती है अपने डिनोट मुद्रास्फीति को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन। ये पांचों बात आपको याद रखनी है। इन्फ्लेशन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में कमी, समग्र मांग में वृद्धि, समग्र पूर्ति में कमी, और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं, मुद्रास्फीति होती क्या कारण, मुद्रास्फीति कब बनती है, इसके कारण देखते हैं अपन। मुद्रास्फीति के कारण, पहला कारण लागत जनित कारक। लागत जनित कारक में क्या होगा वो देखते हैं। वे कारक जिनसे उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, जिससे परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब वे कारक उत्पादन की लागत में वृद्धि करते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई चीज निर्माण कर रहे हैं अपन, उसकी लागत में वृद्धि कर रहे हैं, तो नॉर्मल से वो चीज महंगी होगी, और महंगी होगी तो महंगाई को बढ़ाएगी, और महंगाई को बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन को प्रदर्शित जरूर करेगी। तो वही बात है कि वे कारक जिनसे उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए जैसे अपन जैसे बोलते हैं ना कि भी कोई चीज़ की शॉर्टेज बच जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। जैसे अभी बाढ़ की वजह से टमाटरों में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज बची थी, जिससे वो चीज़ महंगी हो गई थी और इन्फ्लेशन को प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, इसके अंदर इतनी बमबारी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को इतना परेशान होना पड़ा, और अब हर वस्तु वहाँ पे एक महंगाई को प्रदर्शित करती है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। उसको क्या बोलेंगे अपन, मुद्रास्फीति बोलेंगे। हालांकि एक एग्जाम्पल भी लिखा गया है यहाँ पे कि रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, जिससे दुनिया भर में
महंगाई बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ इकोनॉमी के ऊपर। ज़्यादातर कच्चे तेल और अन्य वस्तु की कीमत बढ़ी है, कच्चे तेल की ज़्यादा कीमत बढ़ी है और अन्य वस्तु की कीमत भी बढ़ी है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन से ब्याज की दरों में वृद्धि हो गई। पहली बात तो ब्याज की दरों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात, करों में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज की दरों में वृद्धि, करों में वृद्धि। अब करों में वृद्धि कैसे, जैसे पहले कोई चीज़ 10 रुपये की थी, हालांकि चीज़ अभी 10 रुपये की है, पहले टैक्स 10% लगता था और अब टैक्स 20% लगता है। तो अब पहले वस्तु 11 रुपये की थी, अब वस्तु 12 रुपये की हो जाएगी। आप बताओ, टैक्स की वजह से वस्तु में कीमत में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जिससे लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपनी। आगे देखिए दोस्तों, मजदूरी की दरों में वृद्धि हो जाएगी। मजदूर ज़्यादा पैसे लेंगे, लागत बढ़ेगी, ज़्यादा हो जाएगा। फ्यूल प्राइस में वृद्धि, जितना भी तेल जला है उसमें वृद्धि हो जाएगी। व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ कमाने की लालसा होना, जिससे क्या होता है, लागत बढ़ने से क्या होता है कि व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ कमाने की लालसा रहती है, और अधिक लाभ कमाएंगे, नॉर्मल सी बात है, कोई चीज़ को उसको महंगा बेचेंगे तभी लाभ कमाया जाएगा। ये सारे के सारे कारण किस चीज़ के हैं बच्चों, ये है अपने लागत जनित कारक के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कंसेप्ट, मांग जनित कारक। मांग जनित कारक में क्या होता है कि जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा हो जाए, बार बार मांग हो रही है, इसका मतलब उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, तभी तो उसकी मांग बढ़ रही है। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं की मांग उनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य तौर पर अपने को भी पता है कि भाई कोई चीज़ की शॉर्टेज है और उसकी मांग बढ़ेगी और वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई उसमें महंगाई 100% दिखेगी। तो मांग जनित कारक में क्या होता है कि मांग जनित कारक कब होती है, ये भी इन्फ्लेशन को प्रभावित करती है। मांग जनित कारक, एक तो जनसंख्या में वृद्धि, जितनी भी जनसंख्या है, आपको भी पता है कि इंडिया नेशनल पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे आ गया चाइना को छोड़ के। तो जनसंख्या में जितनी वृद्धि है उसके अंदर वस्तुओं की मांग तो होगी, और वस्तु की मांग होगी तो आपको पता है कि भी डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई की बजाय। प्रत्यक्ष करों में कमी, प्रत्यक्ष करों में कमी कैसे, प्रत्यक्ष करों में कमी, अब आप बताइए, जैसे मेरी इनकम है 20 लाख रुपए की, कितने रुपए की इनकम है, 20 लाख रुपए की, और वर्तमान इनकम भी मेरी कितनी है, 20 लाख रुपए की। मैं पहले 20% का टैक्स देता था, तो मेरे को शुद्ध इनकम बच जाती थी टैक्स काटने के बाद। 20 लाख का टैक्स काटोगे आप 20%, तो कितना होगा, 4 लाख। ये टैक्स काटने के बाद में मेरी इनकम बची कितनी, 16 लाख बची। और यहाँ पे टैक्स, अब टैक्स में कमी हो गई, 15% टैक्स लगता है, 20 लाख का 15% टैक्स हो गया 3 लाख। अब टैक्स काटने के बाद मेरे पास इनकम बची है 17 लाख। आपको देखिए, पहले मेरे पास 16 लाख बचती थी और अब मेरे पास 17 लाख बचती है। नॉर्मल सी बात है, मेरे पास में 1 लाख की वृद्धि हो गई। ये 1 लाख रुपए वृद्धि हुई है तो दिल गार्डन हुआ है। इससे 1 लाख से मैं सोचूंगा कि मैं वो चीज़ ले लूँ, ये चीज़ ले लूँ, और नॉर्मल सी पता है कि मांग में वृद्धि होगी। ये 1 लाख रुपए को चीज़ खरीदेगा तो मांग में वृद्धि होगी। आगे देखिए, ऋण योजनाओं का विस्तार होना। ऋण योजनाओं का विस्तार होना कैसे, जैसे गवर्नमेंट योजनाएं बहुत चलाती हैं, बहुत सी योजनाएं फेल भी हो जाती हैं, बहुत सी योजनाएं सक्सेस भी होती हैं। जब योजना फेल हो जाती है तो महंगाई बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। आपको पता है कि सरकार ने प्रयास किए कि भी योजना को लागू करते हैं, और जब ये योजना काम नहीं कर पाते तो उस वजह से अपनी क्या होती है, महंगाई बढ़ेगी। आपको ऐसे भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन का काम किया गया था, ट्रायल भी किए गए थे, उसके अंदर क्या होता है, वो योजनाएं फेल होती थी बार बार, और प्रेशर इतना था कि बार बार इंजेक्शन लगाने के लिए, तो उस वजह से क्या होता कि महंगाई बढ़ी थी और डिमांड भी बढ़ी थी। तो ये चीज़ें अपने को इसमें देखना है। आगे देखिए, आरबीआई की सस्ती या उदार मौद्रिक नीति। ये आरबीआई अगर अपनी रेट को सस्ती कर देगा तो नॉर्मल सी बात है, लोग काफ़ी ज़्यादा लोन लेंगे, बैंक लोन प्रोवाइड कराएगी कस्टमर्स को, तो उस वजह से क्या होगा कि भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे कोई चीज़ को खरीदने के लिए, और उससे क्या हो जाएगी, महंगाई को वृद्धि मिलेगी। ब्याज दरों में कमी, जितने भी ब्याज दरों में कमी होगी तो अपन ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें अपने को किसको शो करती हैं, मांग जनित कारक को। अगला, भ्रष्टाचार तथा काले धन की अधिकता। जब भी कोई भी काला धन या भ्रष्टाचार करके अपन पैसा कमाते हैं तो अपन ये सोचते हैं कि ये अपन कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, तो उससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन का प्रभाव प्रदर्शित होता है। सरकार के गैर योजनागत व्यय, जितने भी सरकार के जो गैर योजनागत व्यय हैं, मतलब जिसकी वजह से योजना चली नहीं और व्यय यूज कर दिया, तो उससे भी क्या होता है कि भी योजना फेल हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी, मांग भी बढ़ेगी। इसको अपन क्या बोलेंगे,
इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट, वेतन जनित कारक। कौन सा कारक पढ़ेंगे अपन? वेतन जनित कारक। अब किसी भी व्यक्ति का वेतन बढ़ता है तो उसकी इच्छा रहती है कि मैं कोई भी चीज़ को खरीदूं, और जब भी कोई चीज़ को खरीदेगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, और डिमांड ज़्यादा करेगा तो सप्लाई कम होगी, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आपको सोचना पड़ेगा इन्फ्लेशन के अंदर, बहुत अच्छा टॉपिक है, टेक्निकल सोचना पड़ेगा। वेतन बढ़ने से संख्या की लागत बढ़ती है। आपको भी पता है वेतन बढ़ने से संस्था की लागत बढ़ती है तथा कर्मचारी की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे मांग में वृद्धि होती है। उससे लागत तथा मांग दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति आती है, लागत भी आती है और मांग भी आती है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया इस चीज को भी। अगला पॉइंट देखिए, पूर्ति जनित मुद्रास्फीति, सप्लाई पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम हो जाए, मतलब पूर्ति कम हो रही है, मांग ज़्यादा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पूर्ति जनित मुद्रास्फीति, सप्लाई पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये कब होता है? ये होता है, इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो गए, प्राकृतिक आपदाएं आ गई जिस वजह से डिमांड पूरी नहीं हो रही, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब भी पूर्ति नहीं हो रही, सरकार की जमाखोरी के कारण भी पूर्ति नहीं हो रही, या कच्चे माल में कमी आ गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन को प्रोडक्ट नहीं किया जा रहा, प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पूर्ति में कमी आ रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्ति जनित मुद्रास्फीति। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे अन्य कारक। अन्य कारक में क्या होगा कि आप देख सकते हो 1991 के बाद भारत एक मुक्त अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस बात को नोट करना, भारत अर्थव्यवस्था मुक्त कब बना था? 1991 के बाद, जिसे वैश्विक कारक भी प्रभावित करते हैं। कौन कौन से देखिए अन्य कारक में? आयात निर्यात की स्थिति, कच्चे तेल की कीमत, सोने की कीमत, कोविड-19, ट्रेड वार, ये सारे के सारे किसको शो करते हैं? मुद्रास्फीति को प्रभावित जरूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जब रुपए के मूल्य में गिरावट होती है, आपको भी पता है जब रुपए के मूल्य में गिरावट होती है तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि मूल्य में गिरावट हो गई। अगर मूल्य में गिरावट होती है और मात्रा में वृद्धि होती है तो दैट इज कॉल्ड मुद्रास्फीति। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मुद्रास्फीति परिस्थितियां क्या होती है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, और समग्र मांग में वृद्धि होती है, समग्र पूर्ति में कमी होती है, और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आगे देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले 200 रुपये में $3 बराबर था और अब वो 200 रुपये $2 के बराबर है, महंगाई तो बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। आगे देखिए, मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ेंगे अपन। देखिए बच्चों, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है दर के आधार पर और दूसरा है नियंत्रण के आधार पर। पहला टाइप क्या है? दर के आधार पर, दूसरा नियंत्रण के आधार पर। और दर के आधार पर अपन 3 देखेंगे, हालांकि कई टाइप होते हैं मुद्रास्फीति के अंदर प्रकारों के, हालांकि अपन इसमें देखते हैं एक तो अल्प मुद्रास्फीति, एक सरपट मुद्रास्फीति और एक अति मुद्रास्फीति। और नियंत्रण में देखेंगे खुली और बंद मुद्रास्फीति। देखिए बच्चों, अल्प मुद्रास्फीति, इसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, इसको क्रीपिंग मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, और एक अन्य नाम इसको मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर 0 से 3% के मध्य हो तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर, देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति की दर कितने परसेंट से कितने परसेंट के बीच में हो? 0 से 3% के बीच में हो तो उसको अपन अल्प मुद्रास्फीति बोलेंगे, रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। आगे देखिए दोस्तों, चलती या दौड़ती मुद्रास्फीति, जिसको ट्रोलिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। चलती मुद्रास्फीति किस किस की परसेंट के बीच में होती है? 3% से 10% की जो दर होती है उसको अपन चलती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे 3 नंबर सरपट गैलोपिंग इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन। जब देखो, सरपट गैलोपिंग इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन, इसे डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहते हैं। 10 से 100% के बीच की डबल डिजिट इन्फ्लेशन बोलते हैं। 10 से 100% के बीच की जो इन्फ्लेशन होती है उसको अपन सरपट इन्फ्लेशन बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखना दोस्तों, पहला पॉइंट था कि 0 से 3% में रेंगती हुई, 3 से 10% में चलती हुई। सरपट बोलते हैं 10 से 100% की मुद्रास्फीति को। अतिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? इसे ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन बोलते हैं। ट्रिपल मतलब 100% से अधिक मुद्रास्फीति चली जाती है तो एक अति हो जाती है, आप से बाहर हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? 100% से ऊपर होती है उसे अपन बोलते हैं अतिस्फीति। कौन सी बोलते हैं? अतिस्फीति। इसको बोलते हैं अपन हाइपर
इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, ये थे मुद्रास्फीति के प्रकार। पहला अपन उन्होंने पढ़ा अल्प मुद्रास्फीति या रेंगती मुद्रास्फीति जो 0 से 3% के मध्य होती है। चलती मुद्रास्फीति 3 से 10% के मध्य होती है। सरपट भागती हुई, दौड़ती हुई, छलांग मारती हुई, कूदती हुई, उसको अपन बोलते हैं सरपट, जिसमें 10 से 100% का आंकड़ा होता है मुद्रास्फीति का। हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं अतिस्फीति, इसके अंदर 100% से ऊपर चला जाता है, उसको अपन अतिस्फीति बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नियंत्रण के आधार पर, वो तो थे दर के आधार पर, ये है अपने नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर दो मुद्रास्फीति थी, खुली और बंद मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति वो मुद्रास्फीति होती है जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, और बंद अर्थव्यवस्था या बंद मुद्रास्फीति वो होती है जिसमें सरकार का कंप्लीट नियंत्रण होता है, उसको अपन बंद मुद्रास्फीति बोलते हैं, या फिर दबी मुद्रास्फीति बोलते हैं, प्रेशराइज्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। खुली मुद्रास्फीति ओपन इन्फ्लेशन बोल सकते हैं इसको। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता तथा वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य स्तर अपने आप बढ़ जाता है, तो उसे खुली मुद्रास्फीति बोलते हैं। मतलब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता और दरें अपने आप बढ़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? खुली मुद्रास्फीति बोलते हैं। अर्थात हाइपर इन्फ्लेशन स्थिति को खुली मुद्रास्फीति, मतलब अपने आप रेटें बढ़ रही है, पता नहीं कितनी भी जा सकती है, तो इसका ये सिचुएशन है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? हाइपर इन्फ्लेशन में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन स्थिति कहाँ पे होती है? तो ये होती है खुली मुद्रास्फीति में। कौन सी मुद्रास्फीति में होगी? खुली मुद्रास्फीति में। अब दूसरी बात, बंद मुद्रास्फीति या फिर दबी मुद्रास्फीति क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर पर सरकार का नियंत्रण हो, किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण हो, तथा जो सरकारी नीतियों के आधार पर चलती है, तो उसको अपन दबी मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। सरकारी नीतियों, सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार जो इन्फ्लेशन रन आउट करता है, उसको अपन क्लोज्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति का, हाँ जी, अब यहां तक अपनों पढ़ लिया दर के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर दो पढ़ी अपनों, खुली और बंद। अब अपन पढ़ेंगे कि भी मुद्रास्फीति के मापन के लिए जो सूचकांक यूज किए जाते हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट शुरू होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लेना इस कंसेप्ट के अंदर। भारत में नियंत्रण के आधार पर मुद्रास्फीति का स्वरूप बंद मुद्रास्फीति वाला है। सुनता जाना ध्यान से, क्योंकि अपने इंडिया में जितने भी इन्फ्लेशन वगैरह हैं वो सारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि भारत में जितने भी मुद्रास्फीति का जो भी अपना स्वरूप है वो किस में है? बंद अर्थव्यवस्था में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, नोट लगा के देखना। भारत में मुद्रास्फीति का मापन करने हेतु दो सूचकांक तैयार किए जाते हैं। कितने सूचकांक, कितने इंडेक्स तैयार किए जाते हैं? दो सूचकांक तैयार किए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंडेक्स बोलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का मापन करने हेतु दो सूचकांक तैयार किए जाते हैं। पहला थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? इसको बोलते हैं WPI, होलसेल या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में फर्क क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। थोक मूल्य सूचकांक 2014 से पहले जितने भी सूचकांक को इसमें मुद्रास्फीति काउंट किया जाता था वो थोक मूल्य सूचकांक पे काउंट किया जाता था, और 2014 के बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका इसके द्वारा CSO या NSO के द्वारा सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन के द्वारा जारी किया जाता है। अब दूसरी बात, ये दोनों के दोनों मासिक आधार पर तैयार किए जाते हैं, इसको बात ध्यान रखना। थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्मित वस्तुओं को उपयोग में लिया जाता है, जबकि उसमें खाद्य वस्तुओं को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, थोक मूल्य में प्राथमिक महंगाई को या प्राथमिक वेतन को काउंट किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अंतिम वेतन या अंतिम महंगाई को काउंट किया जाता है। अभी अपन देखते हैं, डिटेल से देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका CSO या NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें थोक मूल्य पर महंगाई का मापन किया जाता है। किसके ऊपर महंगाई का मापन किया जाएगा? थोक मूल्य पे, जबकि इसमें उपभोक्ता मूल्य के आधार पर महंगाई का मापन किया जाएगा। अर्थात प्रारंभिक स्तर की महंगाई का मापन किया जाता है। देखो, इसमें प्रारंभिक महंगाई को लिया जाता था, जबकि इसमें अंतिम स्तर की महंगाई को काउंट में लिया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, प्रारंभिक स्तर की महंगाई थोक मूल्य सूचकांक में, अंतिम स्तर की महंगाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ली जाते थे। आगे देखिए, थोक मूल्य सूचकांक में केवल और केवल वस्तुओं का ही काउंट किया जाता था, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में
वस्तु एवं सेवाओं दोनों का अपने को शामिल किया जाता है। इसमें आधार वर्ष 1999 से 2000 का था, जबकि इसमें आधार वर्ष 2012 को माना गया था। इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें विनिर्मित वस्तुओं को लिया जाता है, जबकि इसमें खाद्य वस्तुओं का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ये दोनों मासिक पे जारी किए जाते हैं, मासिक आधार पे जारी किए जाते हैं, हर महीने के आधार पे जारी किए जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक क्षेत्रीय स्तर पे था, थोड़ा क्षेत्र के अकॉर्डिंग था, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पे है। 2014 से पूर्व मुद्रास्फीति का मुख्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक था, जबकि 2014 के पश्चात मुद्रास्फीति का मुख्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दी है। मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य उद्योग एवं वाणिज्य के द्वारा जारी किया जाता है, और वो अपना नेशनल स्टैटिक ऑफिसर मतलब सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन के द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक मासिक के आधार पर, और वो भी मासिक के आधार पर। थोक मूल्य सूचकांक विनिर्मित वस्तुएं और उसमें खाद्य वस्तुएं। थोक मूल्य सूचकांक केवल वस्तुओं, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक यूज में किया जाता था मुद्रास्फीति के मापन के लिए, और 2014 के बाद में आपका ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को यूज में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब थोक मूल्य सूचकांक में 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती हैं, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं और ईंधनीय वस्तुएं। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भी प्राथमिक वस्तुएं जो सबसे ज़्यादा वेटेज अपना विनिर्मित वस्तुओं का वेटेज ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ भी मत देखना इसमें। विनिर्मित वस्तुओं का 64.2% वस्तुएं इसमें ली जाती हैं। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ मैंने बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष में थोक मुद्रास्फीति की दर 13% तक बढ़ गई। ताकि ये करंट का आंकड़ा है। वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति की दर 13% तक बढ़ गई, जिसका कारण रूस यूक्रेन संघर्ष से वस्तुओं की आवाजाही की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बिगड़ना है। सीधा याद रख लेना कि मुद्रास्फीति की दर 2022 में कितने परसेंट तक बढ़ गई थी? 13%, 13% तक इंक्रीज हो गई थी। घरेलू थोक मूल्य सूचकांक में क्या हुआ था? मुद्रास्फीति की दर 2022 में 13% और 2023 में 11.5% अनुमानित बताई गई थी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बातों का खास तौर से ध्यान रखना। आगे देखिए, ये आंकड़ा और ये डाटा दोनों इंपॉर्टेंट हैं। थोक मूल्य सूचकांक में 13%, जबकि इसमें थोक मुद्रास्फीति की दर 13% तक है। घरेलू थोक मूल्य सूचकांक में अपना क्या है? 2022 का आंकड़ा 13% है। दोनों बातें याद रखना। आइए अब अपन देखते हैं CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निम्न 4 श्रेणी में जारी किया जाता है। कितनी श्रेणी में जारी किया जाता है? 4 श्रेणी में जारी किया जाता है CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहला अपना है औद्योगिक श्रमिक। कौन सा है? औद्योगिक श्रमिक। दूसरा है ग्रामीण श्रमिक, तीसरा है कृषि श्रमिक, और चौथा है संयुक्त, जिसको अपन जोइंट बोल सकते हैं, CPI। अब औद्योगिक श्रमिक को आधार वर्ष आपसे देखो सीधा पूछ सकते हैं कितनी श्रेणी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मापा गया है? 4 श्रेणी में। पहला आपका औद्योगिक, ग्रामीण, कृषि और संयुक्त, इनका आधार वर्ष पूछ सकता है आपसे। औद्योगिक का आधार वर्ष 2016, ग्रामीण श्रमिक का 1986-87, कृषि श्रमिक का 86-87 और संयुक्त का 2012। अब इसमें होता क्या है? औद्योगिक श्रमिक के अंदर होता है, इसके तहत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। औद्योगिक श्रमिक में कर्मचारी के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। यह औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य परिवर्तन का मापन करता है। औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य परिवर्तन का मापन कौन करता है? औद्योगिक श्रमिक, आधार वर्ष 2016, और वो कौन करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ग्रामीण श्रमिक में क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई का मापन किया जाता है। इसे मनरेगा की मजदूरी दर के निर्धारण में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कृषि श्रमिक। इसे कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, इनको देखो डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा, इसमें समझाने की कोई बड़ी बात नहीं है। और संयुक्त के अंदर क्या होता है? ये NSO द्वारा जारी किया जाता है। आपको भी पता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, इनके द्वारा ही जारी किया जाता है। अब एक तो औद्योगिक, देखो एक तो औद्योगिक, एक ग्रामीण और एक कृषि, ये तीनों के तीनों कौन जारी करता है? ये तीनों के तीनों श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी करता है। कौन कौन से? औद्योगिक, ग्रामीण और कृषि। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अधिकांश राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी मुद्रास्फीति से ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक है। मतलब गांवों में मुद्रास्फीति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय
शहरी मुद्रास्फीति के। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2023 में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की मुद्रास्फीति सर्वाधिक रही है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भी किस किस स्टेट की मुद्रास्फीति सर्वाधिक रही है, तो तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन तीनों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। शुल्क आधारित खुदरा मुद्रास्फीति या फिर खाद्य मुद्रास्फीति, इसमें आपको याद रखना है, जैसे अपने थोक मूल्य में पढ़ा था, इसकी 3.8% रेट है। कितनी परसेंट रेट है? 3.8%, और अनुमानित है 7% 2023 की। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, वर्तमान में मुद्रास्फीति वर्ष 1970 के दशक को दोहरा रही है। मतलब आपसे पूछ सकता है कि मुद्रास्फीति के अंदर कौन सा दशक वापस रिपीट किया जा रहा है, तो अपन बोलेंगे 1970 के दशक को वापस दोहराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हालांकि मैंने मुद्रास्फीति बता दिया, टाइप्स बता दिए, और थोक मूल्य सूचकांक बता दिया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बता दिया। अब मैं आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, अपन नेशनल इनकम में पढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर का। इसमें क्या होता है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी और इनटू में 100। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इसमें क्वांटिटी में भी चेंज होता है और प्राइस में भी चेंज होता है नॉमिनल जीडीपी में। और रियल जीडीपी में क्या होता है, क्वांटिटी में चेंज होता है, जिससे क्वांटिटी और क्वांटिटी कट जाएगी और फर्क किस पे पड़ेगा, प्राइस पे पड़ता है। इसको अपन जीडीपी डिफ्लेक्टर बोलते हैं। हालांकि मैं अभी आपको साधारण तौर पे बता रहा हूँ, जब अपन नेशनल इनकम करेंगे उसमें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, यह चालू मूल्य पर आधारित होती है। कौन से मूल्य पर आधारित होती है, चालू मूल्य पर, और ये स्थिर मूल्य पर आधारित होती है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे और ये कांस्टेंट प्राइस पे, रियल। ठीक है दोस्तों, इसकी गणना प्रचलित वर्ष पर मूल्य पर की जाती है, जबकि इसकी गणना आधार वर्ष के मूल्य पर की जाती है। इसमें वृद्धि से तात्पर्य कीमतों में वृद्धि से है। देखो बोला ना मैंने, प्राइस में चेंज होता है, और इसमें वृद्धि से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि से है। दोनों बातों को ध्यान से सुनना, इसमें कीमतों से संबंधित है और इसमें उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हुए देखना। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से पुट हो जाएंगे, और इससे बाहर मुद्रास्फीति का मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बना भी नहीं है। सारे कंसेप्ट मैं आपको कवर करवा रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर। अब देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति के प्रभाव। हालांकि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या है। पहला पॉइंट, अधिक मुद्रास्फीति से उपभोक्ता वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, तो अपन मन में यही आता है कि यार छोड़, जो हो गया वो हो गया, अपन नहीं खरीद सकते और अपन नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन में है, तो अपन सोचते हैं ना इस चीज़ को। तो इस चीज़ से क्या होता है कि अपने पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अपन वो चीज़ तो नहीं ले पा रहे, तो उससे एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जाता है। ज़्यादा मुद्रास्फीति भी काम की नहीं होती। एक लिमिट के अंदर मुद्रास्फीति हो तो भी इंसान दिखा लेता है, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब आपे से बाहर हो जाता है तो अपन उस पर नकारात्मक प्रभाव बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि 5 रुपये की पेंसिल आती है, और वही पेंसिल 50 रुपये की हो जाए, अपन नहीं खरीदेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, तो अपन उसको नहीं खरीदेंगे। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर पे एक नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, इससे लोगों की क्रय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग इसको खरीदेंगे नहीं, इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक निश्चित सीमा तक मुद्रा समृद्धि में सहायक है। एक निश्चित सीमा तक बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण निर्यातों में कमी तथा आयातों में वृद्धि करना चाहिए। देखो, निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा रोको, ताकि अपने देश की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकें, लोगों में पूर्ति दे सकें। अपन लोगों की मांग है उसको अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करें, तो निर्यात को कम करो। ठीक है, और सिचुएशन के अनुसार कुछ चीज़ों को बाहर से मंगाओ, ताकि अपनी डिमांड एडजस्ट चल सके। और जैसे ऐसे ये सिचुएशन करेंगे, जिससे अपने क्या हो जाएगा, चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, घाटा ही बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि बाहर से जो चीज़ लेंगे तो उससे घाटा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर अपनी कोई चीज़ भेजेंगे नहीं, बाहर से मंगाएंगे तो वापस उसको पैसा देना पड़ेगा, जिससे कौन सा घाटा बढ़ेगा, चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति ही मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है, जिस स्वरूप क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया था, आप पे से बाहर कोई चीज़ चली जाती है ना, तो उसको अपन हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अति हो चुकी है, अति मुद्रास्फीति बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। मुद्रास्फीति के समय ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, जिससे निवेश पर नकारात्मक। देखो, मुद्रास्फीति में क्या होता है कि ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, ताकि कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सके रुपए को, ताकि मुद्रा की मात्रा में कमी कर सके और मुद्रा के मूल्य को थोड़ा बढ़ाया जा सके, ताकि लोग चीज़ों को कम खरीदें। इसलिए क्या होता है कि ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता है।
जिससे निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। मुद्रास्फीति के समय उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय वर्ग को हानि होती है। ये बात अपने शुरू में देख लेते हैं, किसको लाभ होगा किसको हानि होगी। उपभोक्ता को, ऋणदाता को, स्थिर आय को, इस वर्ग में हानि होती है। मुद्रास्फीति से क्या होता है, कालाबाजारी, जमाखोरी तथा भ्रष्टाचार बढ़ता है, नॉर्मल सी बात है। अब मुद्रास्फीति निवारण के उपाय क्या है, मुद्रास्फीति को किस तरीके से निवारण कर सकते हैं अपन। तो मुद्रास्फीति के निवारण के उपाय हैं, सबसे पहला मौद्रिक आय। कौन सा, मौद्रिक आय। मुद्रास्फीति के समय कठोर, संकुचनकारी, महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है, अर्थात इस समय सभी ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। सारी की सारी ब्याज दरें बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, MSF बढ़ा दो, सारी बढ़ा दो, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आरबीआई द्वारा CPI मुद्रास्फीति को ±2% के दायरे में रखते हुए 4% मध्यावधि लक्ष्य मौद्रिक नीति द्वारा हासिल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा CPI मुद्रास्फीति को, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति को ±2% के दायरे में रखते हुए 4% मध्य अवधि लक्ष्य मौद्रिक नीति द्वारा हासिल किया जाता है। इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। मतलब लक्ष्य कितना रखना है, मौद्रिक नीति द्वारा 4% का रखना है, जबकि दायरा क्या रखना है, CPI मुद्रास्फीति को ±2% के दायरे में रखते हुए 4% मध्य अवधि लक्ष्य मौद्रिक नीति द्वारा हासिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मई और दिसंबर 2020 के मध्य नकदी समायोजन सुविधा के तहत रेपो रेट को बढ़ाकर 4% से कितनी कर दी थी, 6.25% कर दी थी। यह आंकड़ा 2022-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। वे 4% से कितना कर दिया था, 6.25% कर दिया था आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने। ठीक है, नकदी समायोजन सुविधा के तहत। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा, आपको आंकड़ा याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या उपाय का, राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय क्या बोलता है, इसके तहत अप्रत्यक्ष करों में कमी की जाती है। अप्रत्यक्ष करों में कमी की जाती है ताकि वस्तु तथा सेवाएं सस्ती हो सके। अप्रत्यक्ष करों में कमी कर देते हैं, GST में थोड़ी कमी कर दी अपने, सेल्स टैक्स में कमी कर दी, जिससे क्या होता है कि वस्तु को थोड़ा खरीदा जा सके। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है कि कोई वस्तु तथा सेवाएं हैं वो सस्ती हो जाए। इसके तहत प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है ताकि बाजार की तरलता को प्रभावित किया जा सके। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है ताकि बाजार की तरलता को एकदम सेट कर सके। ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष करों में तो कमी की जाती है और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है। अब प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो इंसान पे डायरेक्ट लगते हैं, वो अपने डायरेक्ट टैक्स होते हैं और उसको आप प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जो इनडायरेक्ट लगते हैं, हालांकि सीधा व्यक्ति पे नहीं थोपा जाता, वो इनडायरेक्ट लगते हैं। जैसे GST लगती है, कंज्यूमर सीधे तो लगती नहीं है, कई चीज़ों से गुजर के GST लगती है, उसको अपन अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इस समय निर्यात के प्रति कठोर नीति अपनाई जाती है ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बनी रहे। मतलब निर्यात को कम से कम करो ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इस समय आयात के प्रति उदार नीति अपनाई जाती है ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके। आयात को थोड़ा ज़्यादा किया जाता है ताकि अपने घरेलू जितनी भी महंगाई जो डिमांड वगैरह उसको पूर्ण किया जा सके। आगे देखिए, मुद्रास्फीति निवारण के दीर्घकालीन उपाय के रूप में आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण तथा उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद किया जाए, पूर्ति को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे क्या होता है, मुद्रास्फीति का निवारण किया जा सकता है दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में सरकार ने आलू, प्याज, टमाटर तथा सभी फल एवं सब्जियों की आपूर्ति बनाए रखने तथा कीमत नियंत्रण हेतु कौन सा ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन ग्रीन ऑपरेशन चला रही है। कौन सा ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन ग्रीन। किस लिए, सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए ताकि पूर्ति की जा सके। 2 पॉइंट और देखना दोस्तों, उत्पादन मूल्य सूचकांक, हालांकि ये सूचकांक ही है, सेवा मूल्य सूचकांक सीधा पूछ लेगा। उत्पादन मूल्य सूचकांक कौन सी समिति ने शुरू किया था, अभिजीत सेन समिति ने। इन्फ्लेशन को मापन के लिए उत्पादन मूल्य सूचकांक अभिजीत सेन समिति और सेवा मूल्य सूचकांक CP चंद्रशेखर समिति। ठीक है दोस्तों, CP चंद्रशेखर समिति के द्वारा। आगे आइए। अब देखिए दोस्तों, अब लगभग अपना इन्फ्लेशन खत्म हो चुका है। कुछ टर्म्स देखते हैं इन्फ्लेशन में यूज की जाती है। यहाँ से सीधा पूछ लेंगे, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये चीजें देखते हैं अपन। इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ मत है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन डिसइन्फ्लेशन। कौन सा, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इंग्लिश में वर्ड याद रखने, हिंदी में अपने में कोई जरूरी नहीं है। ये एक से होते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे हिंदी में अगर याद रखोगे तो। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, यह इन्फ्लेशन की घटती हुई दर को प्रदर्शित करना है, अर्थात विगत वर्ष की तुलना में महंगाई में तुलनात्मक कमी आना ही
डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसइन्फ्लेशन। यह इन्फ्लेशन की घटती हुई दर को प्रदर्शित करता है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन की जो दर होती है वो घट रही है, कम हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। जैसे 2018 में 10% इन्फ्लेशन था और 2019 में 6% इन्फ्लेशन हो गया, तो ये जो घटती हुई दर है उसको अपन क्या बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। आगे देखिए डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? ये इन्फ्लेशन की एकदम विपरीत स्थिति है। देखो डिफ्लेशन क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए डिफ्लेशन का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये एक विपरीत स्थिति है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती थी, और डिफ्लेशन में क्या होता है? मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाएगी। अच्छा, इन्फ्लेशन में क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में कमी होती थी, इसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। देखिए इसमें मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होती है, उसमें मांग ज्यादा होती थी, आपूर्ति कम होती थी। ठीक है, और उसमें मूल्य ज्यादा होता था, इसमें मूल्य कम होगा। मुद्रा के मूल्य में निरंतर वृद्धि होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन में मुद्रा के मूल्य में कमी होती थी। सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड ग्रेटर देन होती है सप्लाई से, ये होता है इन्फ्लेशन। और सप्लाई ग्रेटर देन हो डिमांड से, ये होता है अपना डिफ्लेशन। ये दोनों बातें अपने को देखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है कि डिसफ्लेशन के उपाय को, डिसफ्लेशन को रोकने का उपाय क्या कहलाता है? रिफ्लेशन कहलाता है। अर्थव्यवस्था को राजकोषीय तथा मौद्रिक उपायों के माध्यम से डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की स्थिति में वापस उभरने के लिए आते हैं, तो उसमें अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिफ्लेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नोट देख लेना। अर्थव्यवस्था को डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की ओर लाने हेतु मौद्रिक तथा राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं। मौद्रिक उपायों के तहत ब्याज दरों में कमी की जाती है तथा राजकोषीय उपायों को तहत सरकारी खर्चों में वृद्धि की जाती है, ताकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ सके। इसलिए अपन रिफ्लेशन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन में आने के लिए। आगे देखिए दोस्तों, ये पढ़ लेना। ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको सारी शब्दों के माध्यम से बता दी है, ये लाइन आप पढ़ लेना। आगे देखिए स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था में अपवाद स्वरूप घटना है। क्यों? ये देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? एक्सेप्शन के रूप में काम करती है। इस समय क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसके साथ साथ में क्या होता है? बेरोजगारी भी बढ़ती है। सबसे एक एक्सेप्शन है कि भाई मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है। यह स्थिति फिलिप वक्र का पालन नहीं करती है, क्योंकि ये फिलिप वक्र के अपोजिट चलती है। ये जब अपन पॉवर्टी वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे फिलिप वक्र का यूज किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि ये अपवाद स्वरूप है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके साथ साथ में बेरोजगारी भी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। आगे देखिए स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है कि यदि अर्थव्यवस्था में सामान्य सभी वर्ग की वस्तुएं सामान्य बनी रहे, मतलब सभी वर्ग की वस्तुएं सामान्य बनी रहे, लेकिन यदि किसी एक वर्ग विशेष की वस्तु में महंगाई दर्ज की जाए तो उसे स्क्यू इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, अन्य वस्तु तो स्थिर रह रही है, लेकिन एक वस्तु में अंदर क्या हो रही है कि महंगाई बढ़ रही है, एक ही वस्तु में बढ़ रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्क्यू इन्फ्लेशन। जब भी आपको ये बोला जाए कि अन्य वर्ग की वस्तुएं तो स्थिर रह रही है, स्थायी रह रही है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहा, लेकिन एक वर्ग की वस्तु में वृद्धि हो रही है या फिर परिवर्तन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्क्यूफ्लेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2010 से 11 में केवल कृषि वस्तुओं में महंगाई दर्ज की गई थी, इसलिए यह शब्द प्रयोग किया गया था। मतलब कृषि के क्षेत्र में ही एक महंगाई को देखा गया था और किसी भी क्षेत्र में नहीं देखा गया था, इसलिए इस वहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया गया था? स्क्यूफ्लेशन का यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, स्क्यूफ्लेशन का। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है अपना। मैंने कंप्लीट इन्फ्लेशन बता दिया। आप बार बार इस वीडियो को रिवाइज करना, नोट्स बनाना, कंप्लीट वीडियो इसके अंदर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में बताना भी अगला कौन सा टॉपिक अपन डिस्कस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।